नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत हर रोज़ सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक शाया करता है जिससे आवाम को सहूलत होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और एक रोज़ ओहद पहाड़ पर चढ़े थे तो उनके बायस उसे वजद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद ठहर जा, क्योंकि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक़ और 2 शहीद हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक आप साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की जो है वो फजीलत बयान करता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत ऐसा लग रहा है कि आखिरी सांस ले रही है, लेकिन हमें नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर कोई इक़्तिदार पर हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहता। जैसा कि मोदी हुकूमत दावा कर रही है कि हम 2050 तक इक़्तिदार पर रहेंगे, हम फलां यानी 100 साल तक हुकूमत करेंगे, बीजेपी हमेशा इक़्तिदार में रहेगी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन याद रखिए कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ममता बनर्जी का तोती बोला करता था, और आप देखेंगे कि किस तरह वो शेरनी की तरह धाड़ा करती थी, और उनके जो दुश्मन होते थे, उनके जो हरीफ हुआ करते थे, वो किस तरह खौफ में मुब्तला होते थे कि उनके सामने बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन याद रखिए, जब हालात ख़राब होते हैं तो कहा यह जाता है कि अगर ऊँट पे भी आप बैठेंगे तो कुत्ता आपको काट लेगा। इसी तरह जिस तरह ममता बनर्जी को काटा गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ममता बनर्जी का हाल भी यही है कि वो ऊँट पर बैठी थी लेकिन कुत्ते ने काट लिया, और ये कुत्ता कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। यानी हालात जो होते हैं कभी भी बदल सकते हैं, ये मेरा मतलब था। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, आपको बता दूंगा फिल वक्त ममता बनर्जी इंतहाई बेबस नज़र आ रही है, और जो शेरनी, जिसे मगरबी बंगाल की शेरनी कहा जाता था, आज काफ़ी परेशानी में है। सियासी हालात इस कदर उनके नामुवाफिक हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी के जो गद्दार हैं उन लोगों ने ऐसी गद्दारी की, ऐसा दगा दिया है। मैं समझता हूँ कि तमाम अपोजिशन जमातों को अपना मुहासबा कर लेना चाहिए, अपने लीडर्स के मैं समझता हूँ कि आजमाइश कर लेनी चाहिए। वरना आप देखेंगे कि कांग्रेस बदनाम थी कि कांग्रेस में गद्दारों की कमी नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे कि डराने पर कांग्रेसी कायदीन हो, या फिर डराने पर या ब्लैकमेल करने पर, या फिर चाप यानी आपको कहा यह जाता है कि लालच देने पर वो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में ऐसे अच्छे भी कायदीन हैं जो लाख ब्लैकमेलिंग के, लाख डराने धमकाने और लाख लालच देने के बावजूद भी अपनी पार्टी के साथ चिमटे रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है। इंसान वही अच्छा होता है जो अच्छे और बुरे हालात में अपने दोस्तों का, अपने पार्टी का, अपने ख़ानदान का साथ दे। वरना अच्छे हालात में तो सब आपके साथ रहते हैं, बुरे हालात में आपका साथ देना ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस में गद्दारों की कोई कमी नहीं, लेकिन अब टीएमसी में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। अब देखना यह है कि 58 अरकान असम्बली ने जो दस्तखत किए हैं लेटर पर तायद व हिमायत की, तो ये जो है ये ग्रुप अलग हो गया है। और आपको बता दूं कि असम्बली में 2/3 अक्सरियत से अलग होना ज़रूरी होता है, न तो इंसदाद इनहराफ क़ानून जो है, यानी इनहराफ का जो कानून है, मुखालिफ इंसदाद इनहराफ कानून, वो लागू हो जाता है। तो ऐसे में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी थी। तो ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को, इन असम्बली इंतखाबात में 80 नशस्तों पर कामयाबी मिली थी, जिसमें से 58 जो हैं उन्होंने बगावत कर दी है और अपना कायदे अपोजिशन भी चुन लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि गद्दार जब भी रहते हैं तो गद्दारों से हर तंजीम को नुकसान पहुँचता है। तो बहरहाल वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि गुरूर, तकब्बुर जो होता है वो भी इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। और जो ममता बनर्जी का जो अंदाज़ था, जो रवैया था, आपने देखा कि किस तरह वो अपने आप को बहुत बड़ी लीडर तस्वुर कर रही थी, और राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस हो या सोनिया गांधी हो, किसी को वो खातिर में भी नहीं ला रही थी। लेकिन आपने देखा कि कुदरत ने क्या कर दिया, किस तरह वो आज बेबस वो मजबूर हो गई है, किस कदर परेशान हो गई है, और ये गद्दारों की वजह से हुआ है। तो अपोजिशन जमातों को गद्दारों से चौकस रहना चाहिए। और आप ये समझेंगे कि बीजेपी के साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने वाला है बीजेपी के साथ भी, क्योंकि बीजेपी
कोई आप समझेंगे बड़ी ताकत नहीं है, और आप देखेंगे बीजेपी किस तरह कामयाबियाँ हासिल करती जा रही है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर हकीकी तौर पर जमहूरी अंदाज में, सेक्युलर अंदाज में अगर राय दही हो तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी इक़्तिदार से बासानी उसी तरह उखड़ सकती है जिस तरह आप देखेंगे कि शिकस्त खुर्दा फ़ौज के पाँव उखड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 58 जो बागी अरकान ने गवर्नर को लेटर रवाना किया है, आपको बता दूं कि 2/3 अक्सरियत होती है इंसदाद इनहराफ, कानून इंसदाद इनहराफ से बचने के लिए। अगर अब 2/3 का अक्सरियत की बात की जाती है तो ममता बनर्जी की पार्टी जो 80 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, उसे 56 जो है वो बनती है तादाद, और 2 तो अरकान असम्बली बढ़ के ही हैं, यानी 54 या 56 अरकान असम्बली होना है। तो बहरहाल अब जो बागी ग्रुप है उसे बआसानी स्पीकर तस्लीम भी कर लेंगे, और कायदे अपोजिशन का अहदा भी ममता बनर्जी की पार्टी को नहीं मिलेगा, ये एक बात है। लेकिन एक बात ज़रूर है नाज़रीन, देखिए कि जहाँ तक गद्दारों का सवाल है, मौका परस्तों का सवाल है, हो सकता है कि उनको ख़रीद लिया जाता है, उनके मुँह में सिक्के भर दिए गए होंगे, या फिर उन्हें लालच दिया गया होगा, या फिर उन्हें ब्लैकमेलिंग की गई होगी, या इंतकामी कार्रवाई करने की बात की गई होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के धावे, सीबीआई के धावे, एनआईए के धावे और इनकम टैक्स से धावे करने की धमकियां भी दी गई होगी। तो बहरहाल ये बीजेपी का गेम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद अपोजिशन कायदीन कहते हैं कि बीजेपी किस तरह लोगों को, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन कायदीन है, ताकतवर कायदीन होते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करती है, उन्हें लालच देती है और अपनी पार्टी में शामिल करती है। इसकी मिसालें आप अच्छी तरह 2 चीफ मिनिस्टर्स को देख कर यानी लगा सकते हैं। इसकी मिसालें हम आपके सामने पेश करेंगे। एक तो हिमंता बिस्वा शर्मा था, पैदाइश उसकी बेचारे की कांग्रेस के नर्सिंग होम में हुई, लेकिन आपने देखा कि जब तरक्की की बुलंदियों पर पहुंच गया तो फिर उसने आरएसएस की या चड्डी पहन ली और बीजेपी का झंडा थाम लिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शुवेंदु अधिकारी, ये तो कई पार्टियों में रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी का करीबी बाएतमाद साथियों में था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह उसने भी गद्दारी की, यानी शुवेंदु अधिकारी ने भी गद्दारी की। और ये गद्दारी ही होती है ना, या अगर आप अपनी पार्टी से अलहदा हो जाते हैं या पार्टी को धक्का देते हैं तो फिर ये गद्दारी होती है। तो बहरहाल शुवेंदु अधिकारी और हिमंता बिस्वा शर्मा इसकी बदतरीन मिसाल है, जो बीजेपी ने उन्हें हत्या लिया है, यानी उन्हें ब्लैकमेल किया या उनका लालच दिया या उनको डराया धमका, ये वो खुद जानते हैं। तो बहरहाल ये खबर हमने आपको सुनाई है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का केस जो है वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो गद्दारों की वजह से, दूसरा उनके गुरूर व तकब्बुर की वजह से भी हो सकता है। इसलिए इंसान को गुरूर तकब्बुर से महफूज रहना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। वैसे भी नाज़रीन जहाँ तक आपको बता दूँ कि इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो बहुत ही ख़तरनाक हालत पेश आते हैं। वैसे भी हम आपको एक और ख़बर की जानिब पे ले चलते हैं, SIR की तरफ। और SIR के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि F6 यानी फार्म 6 जो होता है वो बैरून ममालिक जो मुक़ीम है NRIs उनके लिए होता है। वो वहाँ से यानी बैरून ममालिक से बैठकर ही अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। और ऐसे इसलिए उनका जो फ़ोन नंबर है उसका वोटर ID से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बैरून ममालिक मुक़ीम है तो आप ज़रूर अपना वोटर ID जो के साथ अपना नंबर लिंक करवा लें। वैसे भी आधार के साथ भी लिंक करवा लें, ये बहुत अच्छी बात होगी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि SIR का जहाँ तक सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह ममता बनर्जी ने भी कहा है, अपोजिशन कायदीन ने भी कहा है कि कैसे मोदी हुकूमत SIR को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इलेक्शन कमीशन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को किस तरह हेरा फेरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में साजबाज है। ये इल्ज़ामात जो है संगीन इल्ज़ामात है, और राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी ने और ममता बनर्जी की पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने और दूसरे अपोजिशन जमातों ने भी ये इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो नए कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं जमहूरियत के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर है, कोई भी हमेशा इक़्तिदार पर रहने वाला नहीं है। अगर मोदी ये समझते हैं, अमित शाह ये समझते हैं कि वह इक़्तिदार पर काफ़ी बरसों तक बरकरार रहेंगे, तो ये उनकी काम ख्याली है। और आपने देखा कि काकरोच पार्टी ऑफ इंडिया यानी काकरोच जनता पार्टी जो मंजर आम पर आई है, काकरोच जनता पार्टी, और एक शख्स यानी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन बेचारों ने बेरोज़गार नौजवानों को कॉकरोच कहा और कहा कि ये निज़ाम पर तनकीद करने के लिए
कुछ नहीं मिलता है तो फिर ये सहाफ़ी बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। तो आपको बता दूं फिर बाद में उन्होंने वजाहत भी कर दी कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। और उनका ये भी कहना था कि भाई मैंने उन वकीलों के बारे में ये बात कही थी जो नकली होते हैं, जाली सर्टिफिकेट के ज़रिए घुमा फिरा करते हैं। तो मेरे भाई जाली सर्टिफिकेट के ज़रिए अगर वकील घुमा फिरा कर रहे हैं, अदालतों में आ रहे हैं, तो फिर ये नाअहली है, अदलिया की नाअहली है। अदलिया को चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करे जिससे इस तरह के जो जाली वकला है, जाली एडवोकेट्स हैं, वो अपने खुद आज़ादाना तौर पर घूम न सकें, ना फिर सकें। ऐसे इक़दाम करने चाहिए। आप बेरोज़गार नौजवानों को ये कहते हैं कि निज़ाम सिस्टम के ख़िलाफ़ ये उठ खड़े हुए हैं, प्लेटफॉर्म्स पर सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये सिस्टम को तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। तो क्या सिस्टम को तनक़ीद का निशाना बनाना हमारा हक़ नहीं है? हक़ है, क्योंकि सिस्टम इस कदर गंदा हो गया है, सिस्टम इस कदर सड़ेला हो गया है, सड़ गया है, गल गया है कि अब अदलिया पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अदलिया भी हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। और कई ऐसे आपको बता दूं कि मिसालें सामने आ गई हैं। खुद बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का पूरे चैलेंज से कहता हूं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे का जो फैसला आया है वो आस्था की बुनियाद पर कैसे दिया जा सकता है? क्या आस्था की बुनियाद पर फैसले दिए जा सकते हैं? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बताना चाहिए कि आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, फेथ की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं या फिर सबूत और दलाइल की बुनियाद पर और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं। ये चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि बेरोजगारी मोदी हुकूमत में बढ़ गई है, तो क्या नौजवान मुल्क का जो है वो ये मोदी हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकता? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मोदी हुकूमत को नंगा नहीं कर सकता कि मोदी हुकूमत में बेरोजगारी अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच गई है, इंतहाई को पहुंच गई है? तो क्या ये नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये कॉकरोच है, तो मैं समझता हूं कि कॉकरोचों ने आज उनकी नींद हराम करके रख दिया है, मोदी हुकूमत की नींद हराम करके रख दिया, और जिसने कॉकरोच कहा था उसकी भी नींद हराम करके रख दी है। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि सच्चाई का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए, और जमहूरियत का साथ देना चाहिए, सेकुलरिज्म का साथ देना चाहिए। और अगर कोई हुकूमत गलत काम कर रही है तो उसे टोकना अदलिया का फर्ज होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अदलिया आराम कर रही है और ऐसे केसेस में, मखसूस केसेस में सो मोटो एक्शन लेती है, लेकिन दूसरे जो अहम केसेस होते हैं, अक़लियतों से मुतालिक, मुसलमानों से मुतालिक, ईसाइयों से मुतालिक, मणिपुर से मुतालिक जो केसेस होते हैं, उसमें सो मोटो एक्शन अदलिया नहीं लेती। आखिर अदलिया क्यों ऐसा करती है? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ये फिक्र, गौर व फिक्र की बात है, और इस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गौर करना चाहिए। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि क्या अगर मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या नौजवान आवाज़ ना उठाएं? अगर मुल्क में आप महंगाई बढ़ जाती है तो क्या आवाम चीखें चिल्लाएं नहीं? क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उन्होंने उस वक्त, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे दानिश्वर की हुकूमत थी, माहिर इक़्तिसादियात की हुकूमत थी, उस वक्त उन्होंने कहा था, और उस वक्त पेट्रोल की कीमत आपको बता दूं कि 71 रुपये और डीजल की कीमत 56 रुपये हुआ करती थी, और उस वक्त वज़ीर आज़म चीखा कर रहे थे यानी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कि ये बहुत खतरनाक बात है, ये नाकाम हो गई ये हुकूमत। अब क्या हो गई पेट्रोल की कीमत? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मालूम है 115 रुपए हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में 70 रुपए या 71 रुपए पेट्रोल होता था। तो इसका मतलब हो गया 30 रुपए और ये 15 रुपए, 45 रुपए का इजाफा हुआ है। तो क्या आवाम उस पर शिकायत नहीं कर सकती? आवाम हुकूमत को तनकीद का निशाना नहीं बना सकती? आज क्या ये चैलेंज दे रहा हूं मैं सारे हिंदुस्तान में जो दानिश्वर है, जो बीजेपी के भक्त हैं, उनको, बीजेपी की तायद करने वाले हैं, उनको ये चैलेंज दे रहा हूं, आप खुद बताइए कि क्या आम आदमी, हिंदुस्तान का जो आम आदमी है, हिंदुस्तान का जो गरीब है, वो तेल खरीद कर खा सकता है? खुर्दुनी तेल की कीमतों में किस कदर इजाफा हुआ है? 45 रुपए 48 रुपए गोल्ड ड्रॉप का तेल हुआ करता था, आज आपको बता दूं कि सस्ते से सस्ता तेल जो है वो 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ये हालत हो गई है, जबकि गोल्ड ड्रॉप का रेट बहुत ज्यादा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नौजवानों को काकरोच तो कह दिया। क्या तनकीद करना क्या जुर्म है? तनकीद करना क्या गुनाह है? जमहूरियत में तनकीद करना तो हर यानी हिंदुस्तानी का हक होता है, हर शहरी का हक होता है। और एक अहम बात यह है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम में किस कदर इजाफा हो गया है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। अरे यार, इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, रामराज की बात करता है बेचारा, और मुसलमानों का दुश्मन बना हुआ है, जहर उगलता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है।
योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तमाम आवाम के लिए खिदमत उन्होंने अंजाम देना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, नमाज के बारे में बात करते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ने के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो हिंदू फेस्टिवल्स के दौरान या त्यौहार के दौरान जो रैलियां निकाली जाती हैं, बार बार रैलियां निकाली जाती हैं, तो क्या वो सड़कों पर रुकावट खड़ी नहीं करती? क्या उससे ट्रैफिक मजदूर नहीं होती? क्या उससे अमन व अमान का मसला पैदा नहीं होता? अगर आप मुसलमानों को सड़कों पर नमाज से रोक रहे हैं तो फिर इनको क्यों नहीं रोकते कि ये रैलियां निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोकते? इसका मतलब यह है कि आप तासुब बरत रहे हैं, आप जानिबदारी बरत रहे हैं, आप मुतासिबाना किरदार अदा कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। तो मैं कहने का मतलब नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, कांग्रेस जनता पार्टी 6 जून को ज़बरदस्त एहतजाज करने वाली है दिल्ली में, और उस एहतजाज का मकसद यही है कि मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि पहले जो सियासतदान होते थे बहुत ही शर्म वाले होते थे, हया वाले होते थे, गीरत वाले होते थे। अब के सियासतदान मैं समझता हूँ कि अक्सर सियासतदान, तकरीबन नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ सियासतदान नहीं बल्कि कुछ सियासतदान दियानतदार है, बहुत ही उनकी कलील तादाद है, जबकि अक्सर सियासतदान जो होते हैं बड़े बेशरम बेगैरत होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद देख लीजिए, वादा करते हैं लेकिन वादा नहीं निभाते। एक वादा हम हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का याद दिलाते हैं। 2014 के इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि अगर मैं इख्तिदार में आ गया तो ब्लैक मनी बैरून मुल्क से लाऊंगा और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होंगे। तो हम कितने बेवकूफ़ हैं, और हमें जो मजहबी अफीम खिलाई जा रही है, खासतौर में हमारे हिंदू भाइयों से कहूंगा कि सोचो, गौर करो कि तुम्हारे साथ किस तरह धोखा किया गया है, तुम्हारे साथ किस तरह महंगाई तुम्हारे लिए बढ़ा दी गई है, तुम्हारे नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि तुमने फिरका परस्ती की जो अफीम, मजहबी अफीम जो इन लोगों ने खिलाई है वो खा ली है, चॉकलेट तुमको दे दिया है। लेकिन याद रखिए कि अपने हुकूक की हिफाजत कीजिए, अपने फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत कीजिए, अपने बुनियादी हुकूक की हिफाजत कीजिए, और अपने शहरी हुकूक की हिफाजत कीजिए, अपने नौजवानों के हुकूक की हिफाजत कीजिए। महंगाई पर अगर काबू पाने में हुकूमत नाकाम होती है तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं, ये आपका फर्ज बनता है। अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, ये आपका फर्ज बनता है। तो बहरहाल हम बता रहे थे कि 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बड़े चीख चीख कर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हुकूमत, सॉरी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है उनको खामोशी की आदत है और वो मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, रुपये की कदर गिर रही है। आज रुपये की कदर क्या है वज़ीर आज़म को मालूम है। आपको बता दूं कि 95 रुपये या 96 रुपये से तजावुज़ कर गई है, 96 रुपये पे 32 पैसे। इससे पहले 96 रुपये 50 पैसे तजावुज़ कर गई थी रुपये की कदर डॉलर के मुकाबले में। तो आप अंदाजा कीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर अच्छा था या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौर अच्छा है। आपको अंदाजा है कि आलमी सतह पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की बात सुनी जाती थी, लेकिन आपको बता दूं कि आज हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसे हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी माई फ्रेंड कहते नहीं थकते, वो हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा है, हिंदुस्तान को डिक्टेट करवा रहा है कि हमें तेल कहां से खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है। अगर वो कहता है तो हम तेल खरीदते हैं ईरान से, अगर वो कहता है रूस से तेल खरीदो तो हम तेल रूस से खरीदते हैं। तो हम किस कदर बेबस व मजबूर है। जबकि आप देखिए कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चीन की गैरत का देखिए हाल क्या है कि चीनी सदर अमेरिकी सदर को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते। प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें जाकर इस्तकबाल करना था, लेकिन चीनी सदर का उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया। एक जूनियर वजीर ने अमेरिकी सदर का उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि एक जूनियर वजीर ने ट्रंप का इस्तकबाल किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि चीन से किस तरह अमेरिका खौफ खाता है। जो उसको तोहफे तोहफ़ दिए गए थे डेलीगेशन को यूएस के, वो एयरपोर्ट पर ही फेंक कर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि किस कदर वो चीनी हैकर से डरते हैं, चीनी एआई माहिरीन से डरते हैं। ये एक अहम बात है। तो इस तरह होना चाहिए, आपके करीब बिठाकर वो हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा यानी टैरिफ वायलेटर कर रहा है। और हमारे वज़ीर आज़म में हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप है, बेचारों को अंग्रेजी नहीं आती, तो बहरहाल वो देख के पढ़ लेते हैं टेलीप्रॉम्प्टर से। लेकिन एक बात ज़रूर है कि उन्हें तो जवाब देना चाहिए ज़ेलेंस्की की तरह। यूक्रेन क्या है हिंदुस्तान के सामने? और आप देखेंगे कि जब बात होती है तो ज़ेलेंस्की कहते हैं ये मेरी अपनी मर्जी होती है, यानी उनके कपड़ों की बात होती है तो ये मेरी अपनी मर्जी होती है, मेरा जिस्म है, मेरा कपड़ा है और मेरा अपना
टेस्ट है यानी ज़ौक़ लिबासी है ये मैं पहनता हूँ, उन्होंने कह दिया और कहा कि मसाइल असल जो है उस पर आइए, ये कपड़ों पर आने की क्या बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि कपड़े भी जो होते हैं वो हिंदुस्तान की तहज़ीब या दूसरे ममालिक की तहज़ीब की नुमाइंदगी करते हैं। और हमारे पास देखिए हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाते हैं किस तरह लपक लपक कर आप देखेंगे कि बगलगीर हो जाते हैं हुक्मरानों से। अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता, आपको सिफारती आदाब आने चाहिए, यानी डिप्लोमेटिक जो टेंडेंट्स होते हैं वो आपसे उससे वाकिफ़ रहना चाहिए। लेकिन आप है कि मुस्लिम ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर अवार्ड्स हासिल करते हैं, बड़े बड़े जो एजाज़ात हासिल करते हैं, कंट्रैक्ट्स लाते हैं, यानी सरमायाकारी ज़बरदस्त लाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की क्या हालत है ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक आपको बताना ज़रूरी है कि वाराणसी में जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का है वहाँ अजायब शहीद मज़ार और मस्जिद पर आधी रात को बुलडोज़र कार्रवाई की गई, मस्जिद गायब हो गई, मज़ार भी गायब हो गई। तो ये दुश्मनी जो मुसलमानों के साथ अपनाई जा रही है ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश हुकूमत को महंगी पड़ सकती है। और आपको बता दूं कि 1000 पुलिस वालों की निगरानी में रातों रात इस मस्जिद को शहीद किया गया और ये कहा गया कि ये मस्जिद रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई है और आधी रात को बुलडोज़र उस पर चला गया। मज़ार भी यानी जो है अजायब शहीद जो मज़ार है उसे शहीद किया गया और फिर मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया। अब ना मस्जिद का नामो निशान है और ना वहाँ पर अब मज़ार का नामो निशान है। तो ये बहुत अहम बात होती है। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ये इस तरह की खबरों का सवाल है तो ये मोदी हुकूमत हो या योगी हुकूमत हो या बीजेपी हुकूमत हो, उसकी नाअहली के मुँह बोलते सबूत हैं क्या और मुस्लिम दुश्मनी के मुँह बोलते सबूत है। और एक अहम बात यह है कि किस तरह के हालात वहाँ पैदा हो रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ख़तरनाक हालात पैदा हो रहे हैं। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर मंजर आम पर क्यों आई है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बेरोज़गार नौजवानों को तनकीद का निशाना बनाया। तनकीद का निशाना बनाते हुए ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह के यानी नौजवानों को कहा कि ये बेरोज़गारी से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू कर देते हैं और सिस्टम को निशाना बनाते हैं। अलग के बाद में इन लोगों ने यानी चीफ जस्टिस ने वजाहत भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि CBSE में जो धांधलियाँ हुई हैं, यानी एक लड़का जो वेदांत नाम है वो अपनी कॉपी तलब करता है, अपना पर्चा तलब करता है, देखता है कि आखिर उसे कम मार्क्स क्यों आए हैं। तो पहला जो सफ़ा होता है वो उसका अपना होता है, लेकिन अंदरूनी जो सफ़ात होते हैं यानी पेजेस होते हैं वो पर्चे के वो दूसरों के होते हैं। तो ये नाअहली आप CBSE बोर्ड की है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीट का क्या हाल हुआ है। नीट में एक नहीं दो नहीं कई मरतबा खामियाँ हुई है, धांधलियाँ हुई हैं और उसके बाद नीट को मनसूख भी करना पड़ा। तो आपको बता दें कि असातिज़ा जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े वो लोग मंजरेआम पर आए हैं, क्योंकि एक बेचारी जो तलबे चाटू है और ख़ास तौर पर तलबे चाटने में मोदी हुकूमत के तलबे चाटने में उसका कोई जवाब नहीं है। बहरहाल मोदी हुकूमत के पास चाटने वालों की बहुत ज़्यादा मांग है। तो बहरहाल वो बेचारी काम की मारी, बोझ की मारी, दौलत की मारी, लालच की मारी और हवस की मारी जो है वो टीचर्स को 2 कौड़ी के कहती है कोचिंग सेंटर चलाने वालों को। तो आपको बता दूं कि कोचिंग सेंटर चलाने वाली एक खातून ने बहुत ही प्यारी बात की है कि तुम बड़ी बकवास करती हो, तुम तो तलबे चाटू हो और मोदी हुकूमत के इशारों पर काम करती हो, गोदी मीडिया की हो। और उसने ये भी कहा कि तुम्हारी जो धांधलियाँ हैं हमें अच्छी तरह मालूम है, तुम 2 कौड़ी के नहीं बल्कि आपको बता दूं कि यानी तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, उसने ये बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि उस बाज़ ने तो उस सहाफ़ी को दलाल भी कहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसका नतीजा क्या निकला। पटना में खानसर कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई, फिर उसके बाद गुंडागर्दी भी की गई, तोड़ फोड़ भी की गई, एक गार्ड को ज़ख्मी किया गया। और आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि मुकामी दीगर इदारों पर हमले का इल्ज़ाम भी ये आयद किया गया है कि आपस में लड़ाई की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तलबा ने इस हमले के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। याद रखिए ये अगर तलबा उठ जाएंगे तो फिर यानी कॉकरोच उठ जाएंगे तो फिर ये ना मोदी रहेंगे, ना योगी रहेंगे, ना अमित शाह रहेंगे, बल्कि इन्हें अपने घर का रास्ता देखना पड़ेगा, गुजरात का रास्ता देखना पड़ेगा। क्योंकि तलबा जो होते हैं बड़ी ताकत होते हैं, असातिज़ा जो होते हैं बड़ी ताकत होते हैं। आज अगर अमित शाह जिस मुकाम पर पहुँचे हैं वो भी
کسی استاذ کی محنت کا نتیجہ ہوگا یا پھر مودی جس جگہ بیٹھے ہیں وہ بھی کسی ایک ٹیچر کی محنت کا نتیجہ ہوگا. تو بہرحال ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کا احسان کبھی نہیں فراموش کرنا چاہیے. لیکن ایسے میں کہتا ہوں کہ ایسے بھی ٹیچرز ہیں ایمان فروش یعنی بددیانت اور بآسانی بلیک میلنگ کا شکار ہونے والے، ڈرنے والے، خوف کھانے والے. یاد رکھیے جو خوف کھاتا ہے وہ ٹیچر نہیں ہوتا، وہ ٹیچر نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عجیب و غریب یعنی دلال ہوتا ہے، حکومت کا دلال ہوتا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ CBSE کے جو اسکولز ہیں اس کے پرنسپلز حکومت کی تائید میں نکل آئے. ارے حکومت کی وہ تعریف کرنے لگے. شرم آنی چاہیے انہیں کہ ان کو اگر ان کی اولاد کا اگر پرچہ منگایا جاتا اور پہلا صفحہ کسی اور ان کا ہوتا اور اندرونی صفحات کسی اور کے ہوتے تو کیا وہ حکومت کو گالیاں نہیں دیتے؟ کیا CBSE بورڈ کو گالیاں نہیں دیتے؟ تو یہ لوگ آ کر آپ کو بتا دوں کہ جس انداز میں حکومت کی ڈیفینڈ کرنے لگے، حکومت کی تائید و حمایت کرنے لگے، میں سمجھتا ہوں ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ان کو شرم آنی چاہیے اور انہیں پیش تدریس سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ ٹیچر بزدل نہیں ہوتا، ٹیچر جھوٹا نہیں ہوتا، ٹیچر سچائی سکھاتا ہے، ٹیچر جھوٹ کے خلاف ڈٹنا سکھاتا ہے. تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.